हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये पार्ट 4 है। इससे पहले भी हम लोगों ने पार्ट 3 तक यानी कि टोटल 3 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उसको देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन को लेके आए, या तो आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ होगा या फिर दोस्तों पूछने का 100% चांस होगा। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आप जब भी देखेंगे दोस्तों एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है। 64 समरूप यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर 5 माइक्रोफैराड लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 विद्युत वाहक बल की विमा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर आप दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछे जा चुके हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन को करवाया जाएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन चुना गया है वो सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से चुना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोग प्लीज फटाफट मेरे साथ साथ आंसर को देते हुए चलिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, तब तक दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। हम लोग 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता जो है 5 माइक्रोफैराड है, उसको मिलकर जो है एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद की जो धारिता होगी। देखिए क्वेश्चन जब भी आपको पूछा गया सेम यही पूछा गया, यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछेगा कि 64 समरूप बूंदे हैं और प्रत्येक का जो धारिता दिया हुआ रहेगा आपको 5 माइक्रोफैराड। अब इसको मिलाकर के एक बड़ा बूंद बनेगा, तो वो बूंद की जो धारिता होगी वो कितनी होगी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माइक्रो है, ये फैराड है। ठीक है, माइक्रोफैराड, तो 20 माइक्रोफैराड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सेम टू सेम आपको यही ऑप्शन लगाना, कुछ भी आपको यहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, विद्युत वाहक बल की विमा है। सिंपली आपको डायमेंशन पूछ रहा है किसका? विद्युत वाहक बल का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ml2t-3a-1। क्या है? ml2t-3a-1। देखिए डायमेंशन निकालने वाला जो फॉर्मूला है ना, बार बार वो पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए इसको निकाला कैसे जाता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल की विमा है, यानी कि विद्युत वाहक बल का सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों, जानते हैं क्या? W/Q। ठीक है, W/Q। तो विद्युत वाहक बल की जो विमा होती है वो होती है, मतलब कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q। अब W बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? एनर्जी होता है। W बराबर क्या होता है? एनर्जी होता है। और एनर्जी का दोस्तों हम लोग ये डायमेंशन जानते हैं, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml। ठीक है, ml2t-2। तो ये होता है दोस्तों एनर्जी का आपको फॉर्मूला। उसी तरीके दोस्तों अगर नीचे आप देखेंगे तो आपका Q है, Q मतलब चार्ज, और चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है I और T। IT भी दे सकते हैं या फिर A भी T दे सकते हैं। तो यहाँ पर A आपका दिया हुआ तो हम लोग A देते हैं। A और I जो है वो हमेशा बराबर होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब ऊपर में देखिए ml2t-2 है, उसके बाद नीचे में AT है। अब आप लोग बताइए AT ऊपर में जाकर के क्या होगा? ऊपर में जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो M नीचे में नहीं है तो M का M उतर जाएगा, L भी नीचे में नहीं है तो L2 है तो L2 उतर जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे में जो देखिए A है, ठीक है, A है नीचे में, तो A जाकर के जो है ऊपर आपका सबसे पहले T को हम लोग ले लेते हैं, तो T पहले से -2 दिया हुआ है और एक T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? T-3। ठीक है, और A नीचे में है तो A ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का दोस्तों आपका निकलता है। आपको सिंपली फॉर्मूला का डायमेंशन याद रखना है एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी या फिर वर्क दोनों बराबर होता है। E बराबर W हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, E बराबर W ये हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं। इसलिए एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml2t-2। क्या होता है? ml2t-2। चाहे वर्क हो जाए चाहे एनर्जी हो जाए, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ml2t-2। डायमेंशन फॉर्मूला यानी कि विमा क्या होता है? ml2t-2। और चार्ज का हम लोग जानते हैं AT। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा दोस्तों D। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल की विमा जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। जब भी आपको दोस्तों कोई भी विमा निकालने के लिए बोले तो आपको सिंपली उसका फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल को हम लोग E से डिनोट करते हैं, E से सूचित करते हैं, और E बराबर होता है W/Q। W जो है वर्क है, यानी कि एक प्रकार का काम समझ सकते हैं, और Q बराबर चार्ज है आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो समान धारिता वाले संधारित्र को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी जो समतुल्य धारिता होती है वो कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं छोटा छोटा। देखिए आपको तो पहले एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं बनाना है, लेकिन छोटा छोटा न्यूमेरिकल है जो कि बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि दो समान धारिता दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि धारिता जो है वो सेम है, यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो सेम है। अब ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, अब समांतर क्रम को सबसे पहले आपको फॉर्मूला होना चाहिए। समांतर क्रम का दोस्तों फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या? C1 + C2 + C3। तो जितना आपका C रहेगा, ठीक है, C इक्विवेलेंट बराबर, यानी कि C बराबर जब हम लोग निकालेंगे, यानी कि जो उसका समतुल्य धारिता जब निकालेंगे, समतुल्य धारिता, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो C1 + C2 + C3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ कि दो समान धारिता यहाँ पर दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? दो समान धारिता का मतलब हुआ दोस्तों कि C1 और उसके बाद प्लस आपका C2, ये दोनों जो है आपका दिया हुआ। जब ये दोनों आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जब आपका C1 C2 दिया हुआ रहेगा और दोनों सेम होगा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 2C निकल जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है धारिता वाले में, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3। वहीं पे अगर आपका श्रेणी क्रम में रहता तो आपको देना था 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इस तरह के ध्यान रखेंगे, और कभी भी आपको रेजिस्टेंस का आ जाए, विभवांतर का आ जाए, तो वहां फिर जो उल्टा हो जाता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है
तांबा है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, फिर निक्रोम है। 4 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है निक्रोम। ठीक है, तो विद्युत वितरण में जिस तत्व का हम लोग व्यवहार किया जाता है, जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है उसको नाइक्रोम बोला जाता है, निक्रोम हिंदी में बोल सकते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट आप लोग मेरे साथ साथ आंसर को देते हुए चलिए, इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, देखिए शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि उसका उल्टा होता है, या फिर समानुपाती होती है, या फिर विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली आपको पूछ रहा है कि शोषित विद्युत ऊर्जा जो है वो क्या होती है। ठीक है, व्युत्क्रमानु यानी कि विभवांतर के क्या होती है। 5 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विभवांतर की स्क्वायर के, यानी कि समानुपाती होती है विभवांतर के वर्ग के। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध को। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल 6 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। जी हां, उच्चतम तथा निम्न प्रतिरोध को व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो कितनी होती है। चुंबकशीलता को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, तो सिंपली एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो है चुंबकशीलता आपको पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि म्यू का मान पूछ रहा है कि वो 1 का बराबर होगा, 1 से छोटा होगा, बड़ा होगा, या फिर 0 के बराबर होगा, क्या होगा। तो 7 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, म्यू जो है यानी कि जो चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता वाला क्वेश्चन भी जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 ये भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए आप लोग क्या कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है। सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 8 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है एम। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 2, एलसीआर परिपथ में महत्तम जो धारा के लिए है वो कितना होता है। यानी कि सिंपली आपको पूछ रहा है कंडीशन कि एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा के लिए उसका कंडीशन क्या होता है। ओमेगा स्क्वायर बराबर एलसी या फिर ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा पढ़ते हैं। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC या फिर ओमेगा बराबर 1/LC या फिर ओमेगा बराबर √LC। तो दोस्तों 9 का जो राइट आंसर है बेसिकली यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, 1/LC। ठीक है, तो एलसीआर परिपथ में जो महत्तम धारा के लिए ये आपका कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उस यंत्र को क्या बोलते हैं। डायनामो बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं, मोटर बोलते हैं, फिर प्रेरण कुंडली बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है डायनामो। ठीक है, तो जब भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों डायनामो। आप लोग ध्यान दीजिए, डायनामो बहुत लोग जो है जनरेटर बोल देते हैं। देखिए जनरेटर अलग चीज है, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा की बात हो रही है, तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे तो वो यंत्र को जो है डायनामो बोलेंगे। डायनामो के द्वारा ही ये काम किया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है। यानी कि जो नमन कोण का मान है वो उत्तरी ध्रुव से जब हम लोग विषुवत रेखा की ओर जाने पर उस समय क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है घटता है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। ठीक है, 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर कैथोड किरणें। तो सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन है जो कि विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। 12 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है कैथोड किरणें, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो इनमें से जो है कैथोड किरणें जो है वो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितना 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यकता शर्त है। मतलब सिंपली फिर से कंडीशन पूछ रहा है कि एलसीआर परिपथ में जो विद्युत अनुनाद होती है उसकी जो आवश्यकता है, यानी कि उसकी जो शर्त है, कंडीशन है, वो क्या है। ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। तो दोस्तों देखिए 13 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहला वाला क्वेश्चन जो कि मैं आपको करवाया, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऐसे कर सकते हैं, ओमेगा बराबर उसके बाद 1/LC और एक ओमेगा यहाँ पर दे देंगे। इस ओमेगा अगर यहाँ लेके आएंगे या फिर इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये बराबर हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओमेगा ओमेगा करेंगे फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल ओमेगा बराबर 1/WC ओमेगा, यानी कि इसके साथ हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी तरीके से दोस्तों अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, अगर 13 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो सेम वही चीज को किया गया है। अगर आप इस ओमेगा को यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा क्या, और ऊपर में आपका 1 है तो ये 1 ही रहेगा। उसके बाद नीचे में अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो ये एल को अगर यहाँ नीचे लेके आएंगे तो क्या ये फिर से ऐसे होगा, एलसी होगा।
तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके तब चेक कर रहा है, ठीक है। तो एलसीआर परिपथ में जब भी आपको विद्युत अनुनाद पूछ दे या फिर कंडीशन होने की ये पूछ दे कि महत्तम धारा के लिए क्या मान होगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, 9 और 30 नंबर क्वेश्चन जो आपका सेम है, आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए ही होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का जो वोल्टेज मापा जा सकता है वो कितना, यानी कि एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का जो वोल्टेज मापा जा सकता है वो एक विभव मापी के द्वारा मापा जा सकता है, फिर एक तार वोल्टमीटर के प्रयोग के द्वारा, या फिर एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के प्रयोग के द्वारा, या फिर एक चल चुंबक गैल्वेनोमीटर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों वो है बी, एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग के द्वारा जो है आपका एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बीटा किरणें विक्षेपित है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है कहां पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र में, या फिर विद्युतीय क्षेत्र में, या फिर दोनों में, यानी कि चुंबकीय और विद्युतीय दोनों में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। 15 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा जी हाँ, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में बीटा किरणें विक्षेपित होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन भी आपको पहले करा चुका हूं। यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो, सबसे पहले अगर यहाँ पर थीटा दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर भी आपको थीटा देखना पहले, सबसे पहला कंडीशन, ठीक है। यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा। जब भी ये क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों, इसका जो सिंपली आपको आंसर देना है, बिल्कुल रट लेना है, इसका राइट आंसर आपको कोसेक में देना है और कोसेक थीटा आपको राइट आंसर देना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपका ऑप्शन जो है दुगुना है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप उसी न्यूमेरिकल को बनाएं जो चंद सेकंडों में बन जाए, जिसमें आप 100% कंटेस्ट है, क्योंकि 70 में मात्र 35 ही बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर 10-15 नहीं भी बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा बैगनी रंग के लिए, ठीक है। तो जब भी कांच से हवा में प्रवेश करेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सघन माध्यम हो गया आपका कांच, और हवा जो है विरल माध्यम हो गया, ठीक है। जब भी कांच से हवा में प्रवेश करेगा तो उस समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण जो है सबसे कम होगा, तो दोस्तों ये जो है बैगनी का जो है सबसे कम होगा, ठीक है। क्रांतिक कोण बैगनी का सबसे कम होगा, वहीं पर अगर लाल का देखेंगे तो सबसे ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे आपको आंसर दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। इस क्वेश्चन में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका 18, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है। मतलब जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी लेंस में अगर प्रवेश करेगी, एंट्री करेगी, तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होगा, वेग और तरंगदैर्घ्य में, यानी कि वेवलेंथ है, या फिर सिर्फ तरंगदैर्घ्य में, या फिर आवृत्ति में, या आकृति में, आकृति में, या फिर वेग में। तो दोस्तों 18 का जो राइट आंसर है बिल्कुल 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वेग और तरंगदैर्घ्य में, ठीक है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ में, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन को बनाना है जो तुरंत बन जाए, ये न्यूमेरिकल है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। 19 का जो है राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो इच्छुक है बनाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा नहीं बनाए, वीडियो भी लंबी बन जाती है और फिर आप लोग का भी टाइम वेस्ट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो भी न्यूमेरिकल थोड़ा इजी होगा उसको बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको इजी वगैरह न्यूमेरिकल बनाना है, लेकिन हार्ड इसमें आपको कम से कम 3-4 मिनट टाइम लग जाएगा बिना मतलब का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण का कांच जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ √3, उसके बाद उसका गोलीय सतह पर जो 60 डिग्री का कोण बनता है और आपतित होती है। आपतित प्रकाश की किरण जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, किसमें, गोलीय सतह पर। अब इस सतह पर जो परावर्तित और अपवर्तित होने वाले जो किरणें होगी उसके बीच का कोण क्या होगा, तो 20 का जो राइट आंसर वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से आपको आंसर को लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की जो नली की लंबाई होगी वो कितनी होगी। सिंपली आपको फॉर्मूला बताना है खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई निकालने वाला। 21 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है FO + FE। राइट आंसर क्या हो जाएगा, FO + FE, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वन विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। वर्ण विपथन का दोष कहां नहीं पाया जाता, अपवर्तक दूरदर्शक में, या फिर परावर्तक दूरदर्शक में, या फिर ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो दोस्तों राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है परावर्तक दूरदर्शक में, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो वर्ण विपथन का जो दोष है वो परावर्तक दूरदर्शक में नहीं पाया जाता है। अब अगर आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपका 23 हो जाएगा कि फोटोन की ऊर्जा है। सिंपली फोटोन की ऊर्जा आपको पूछ रहा है। 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, HV, यानी कि फोटोन की ऊर्जा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई बार पूछे जा चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन आवेश रहित है, अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण, या फिर प्रोटॉन। निम्न में से कौन आवेश रहित है, यानी कि आवेश के बिना है। तो 24 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फोटोन कण, ठीक है। कभी कभी पूछेगा इनमें से किसके पास आवेश नहीं है, आवेश रहित है, तो फोटोन कण जो है वो बिना आवेश का होता है, आवेशहीन होता है, आवेश रहित होता है। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है।
केवल संवेग, केवल आवेश या फिर केवल ऊर्जा या फिर ये सभी। तो नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित रहता है वो क्या रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी, इनमें से सभी। ठीक है, संवेग भी, आवेश भी और ऊर्जा भी, ये तीनों जो है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है यानी कि टेम्परेरी है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा कण। 26 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये कण जो है वो अस्थायी होती है, कौन, न्यूट्रॉन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, नाभिक के अंदर दो प्रोटोनों के बीच जो कार्यकारी बल होती है उस बल को क्या बोलते हैं, यानी कि नाभिक के अंदर जो दो प्रोटोन होता है उनके बीच जो बल लगती है, कार्यकारी जो बल होती है, उसको कौन सा बल बोलते हैं, केवल विद्युतीय या फिर केवल नाभिकीय या फिर दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो 27 का दोस्तों राइट आंसर है बिल्कुल इसका हो जाएगा विद्युतीय और नाभिकीय, यानी कि विद्युतीय भी नाभिकीय भी दोनों होती है किसके अंदर, नाभिक के अंदर। ठीक है, दो प्रोटोनों के बीच। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परमाणु की आधी हो जाती है उसे कहते हैं, यानी कि जितने समय में, जितने टाइम में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक यानी कि अपने शुरुआत का आधी हो जाती है, यानी कि हाफ लाइफ हो जाती है, तो उसे कहते हैं औसत आयु कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं, क्षय यात्रा कहते हैं या फिर आवर्त काल कहते हैं। 28 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है अर्ध आयु, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं शुरू से आधे होने पर, यानी कि शुरू में जितना था रेडियो एक्टिव पदार्थ वो जो है अपने राशि की प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र में या फिर केवल चुंबकीय या फिर विद्युतीय और चुंबकीय दोनों में। तो 29 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है डी। ठीक है, विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया था ना, सेम वहीं पे, 1 सेकंड, बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय तथा विद्युतीय के क्षेत्र में, यहाँ भी आया था वही क्वेश्चन। उसी तरीके से आपको यहाँ भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 30। तो क्वेश्चन है हमारा कि किसी अर्धचालक में बहुत संख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि है। मतलब कोई अर्धचालक में आपको बहुत संख्यक आवेशवाहक का इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है सिंपली आपको कि वो इलेक्ट्रॉन एक संयोजी हो गया या फिर द्विसंयोजी या फिर त्रिसंयोजी या फिर एक पंच संयोजी, अगर उसमें हम लोग मिलाए जाने वाले अशुद्धि, यानी कि अगर उसमें हम लोग अशुद्धि मिलाएंगे तो दोस्तों 30 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो पंच संयोजी, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, उतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 31, एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्यतः धारावाहक होते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एन प्रकार के अर्धचालक में जो मुख्य धारावाहक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन या फिर व्यूवर्स जिसको हम लोग होल्स बोलते हैं, या फिर अल्फा कण या फिर इलेक्ट्रॉन। तो 31 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो एन प्रकार के अर्धचालक में जो मुख्य धारावाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है 1, 1.5, 2.42 या फिर 4.14। तो 32 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, 32 का राइट आंसर वो हो जाएगा, जानते हैं क्या, ऑप्शन सी 2.42। ठीक है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, यानी कि 32 का राइट आंसर आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एलईडी जब उत्क्रम अभिनति होता है तब उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है, फिर उसमें से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, या फिर इसमें प्रकाश का अवशोषण होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि सिंपली पूछ रहा है कि एलईडी जब उत्क्रम अभिनति होता है तब क्या होता है उसमें। तो 33 का जो राइट आंसर है बिल्कुल दोस्तों 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 34, आकाश सिंपली आपको पूछ रहा है कि आकाश तरंग का जो संचार आधारित है वो किस पर है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, आयन मंडल से संचरण पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34 नंबर, और 34 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। ठीक है, तो आकाश तरंग का संचार आधारित है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, यानी कि उपग्रह संचार में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है जो है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग है जो कि प्रयुक्त होता है प्रकाश तरंग में, रेडियो तरंग में, यानी कि कौन सा तरंग आपको सिंपली कौन सा भाग पूछ रहा है। ठीक है, तो 35 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सूक्ष्म तरंग। ठीक है, तो उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का सूक्ष्म तरंग भाग जो है वो प्रयुक्त होता है, किसमें, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का सूक्ष्म तरंग भाग। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा आपका 36, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। सिंपली आपको आवेशित गोलीय चालक है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, 36 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपका राइट आंसर होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं देना आपको। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किसी वियोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले जो चालक की विद्युत धारिता है उसका मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाता है। तो कोई भी वियोजित चालक को जब विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाएंगे तो बाद वाले जो चालक की विद्युत धारिता होगी उसकी मान क्या होगी। तो 37 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, नाभिक का घनत्व तो लगभग होता है, नाभिक का घनत्व
लगभग कितना होता है। तो 38 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 2.29 इंटू 10⁻17 केजी पर मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये आपको केजी पर मीटर क्यूब कभी कभी इस तरीके से देगा, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर अगर बाटा लगा देगा तो ये 3 जो है वो ये माइनस हट जाएगा, अगर बाटा नहीं लगाएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 39, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का जो मान होगा वो कितना होगा? आधा होगा, दुगुना होगा, चौगुना होगा, फिर स्थिर। यानी कि कोई विभवांतर है उसका जो विद्युत परिपथ का प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस, वो क्या कर दिया? आधा कर दिया। अब सिंपली पूछ रहा है कि जो उसमें उष्मा जो उत्पन्न होगा, क्योंकि आपको मालूम है प्रतिरोध से ही उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जो उष्मा उत्पन्न होगा तो पहले के दुगुना होगा, फिर पहले के आधा होगा, फिर चौगुना होगा। तो 39 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा आधा। ठीक है, तो प्रतिरोध आधा करेंगे तो उष्मा भी आधा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा तो उष्मा बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो उष्मा जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। तो राइट आंसर 39 को जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 40, प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है, प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है प्रतिरोध मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए, धारा को मापने के लिए, या फिर विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। तो 40 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा विसर्जन नलियों को चलाने के लिए प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 41, विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। 41 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 2n+1 λ/2, 2n+1 λ/2 ये आपका फॉर्मूला है विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन चयनात्मक अवशोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? कौन चयनात्मक अवशोषण के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 42 का वो आपका हो जाएगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पोलराइड, ये दोनों होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में दोस्तों टोटल 41 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप लोगों ने शुरू तक देखे हैं, जो क्वेश्चन प्लीज नोट किए उसको बार बार रिवीजन करेंगे। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो ये वीडियो देखने का दोस्तों कोई भी मतलब नहीं बनेगा, कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हैं। और अभी तक बहुत बच्चे जो कि लाइक नहीं किए वीडियो को, एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक से बहुत मोटिवेट मिलता है। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आपको कैसा लगा। और यहाँ पे आपको पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है दोस्तों साइंस की, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, टाइम बहुत कम है, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दोस्तों पढ़ाई में व्यस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।